तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने जीवाणुओं के बाहरी झिल्ली के बारे में, जीवाणुओं की संरचना पढ़ रहे थे। अभी उसे से स्टार्ट करते हैं जी। दूसरा लग रहा है। ये बैक्टीरिया का शरीर स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया इसी प्रकार का होता है। बैक्टीरिया की जो सबसे बाहरी परत है उसको ग्लाइकोलिक्स बोलते हैं। इस ग्लाइकोलिक्स की खासियत यही है कि बैक्टीरिया में ये दो तरह का होता है। किसी में ये बहुत मुलायम प्रकार का होता है तो उसको अवपंक परत बोलते हैं। तो इसका दो टाइप है। और दूसरा प्रकार के बैक्टीरिया में अगर ये बहुत टाइट होता है, मतलब बहुत दृढ़ होता है, इसलिए उसको संपुट बोलते हैं। कैप्सूल। और इसको स्लाइम बॉडी बोलते हैं, स्लाइम वॉल। तो ग्लाइकोकैलिक्स का खासियत है कि बैक्टीरिया को जब कोई भी बैक्टीरिया जब शरीर में प्रवेश करता है तो बैक्टीरिया को हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है वो उसको अटैक करता है ताकि वो मर जाए। लेकिन बैक्टीरिया को उसी एंटीबॉडी या हमारी प्रतिरक्षा तंत्र से ये ग्लाइकोकैलिक्स ही बचाता है। तो बैक्टीरिया के लिए ये जीवनदायिनी का कार्य करता है। और ये दूसरा स्ट्रक्चर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये पौधों की कोशिका भित्ति की तरह ही होती है, लेकिन इसमें सेलुलोज नहीं होता है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति बहुत दृढ़ होती है ताकि बैक्टीरिया का आकार जो कि जिस प्रकार का आकार है उसी प्रकार मेंटेन रहे। और ये तीसरा स्ट्रक्चर कोशिका झिल्ली है। हमने पिछली क्लास में बात किया था कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया को अगर श्वसन करना है या फिर प्रकाश संश्लेषण करना है, भोजन बनाना है, तो इसके लिए वो क्या करेगा। तो इसका जो ये कोशिका झिल्ली है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है और इसको हम मीसोसोम बोलते हैं। ये जो इस प्रकार छोटे छोटे गोल बना हुआ है
इसको मीसोसोम बोलते हैं। और इसी से ये अपना श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका उपयोग करता है। डीएनए प्रतिकृति करना है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो किसी से घिरा हुआ नहीं है। तो अगर इसको प्रतिकृति करना है तो इसके लिए वो मीसोसोम का ही हेल्प लेगा। और ये राइबोसोम है। राइबोसोम के बारे में आगे पढ़ेंगे जब जंतु को सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो। और ये बैक्टीरिया का फ्लैजिला है, कसाविका। इससे बैक्टीरिया को चलने में मदद करता है। और इस मीसोसोम बहुत सारे कार्य करते हैं बैक्टीरिया में। जैसे अगर डीएनए को प्रतिकृति करना हो, या डीएनए को जब दो डीएनए बनाना हो तो उसके लिए वो उपयोग करेगा। अगर ये प्रकाश संश्लेषण अगर साइनोबैक्टीरिया है तो उसमें इसका यूज करेगा मीसोसोम का। और अगर कोशिका को विभक्त होना हो तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इस तरह मीसोसोम मतलब उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक अंग है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में। अब एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं क्या क्या है। पहला लाइन है, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं की रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली अक्षित होती है जिसे अवपंख परत कहते हैं, तो कुछ में यह ढीली ढीली रहेगी जिसके कारण इसे अवपंख परत कहते हैं। दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है जिसे संपुटिका कहते हैं। तो दूसरे में जो है ये थोड़ी मोटी रहेगी तो उसको संपुटिका कहते हैं। अभी हम बोले हैं संपुटिका, इसको कैप्सूल भी बोलते हैं इंग्लिश में। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। इसका जो सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है वो उसके आकार को निर्धारित करती है। और इसके अंदर फिर कोशिका झिल्ली के बारे में, ये सख्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है तथा जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। अभी निपातित का मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया कहीं से गिर जाए या फिर थोड़ा उसको चोट लगे या फिर उसको कोई प्रेशर पड़े तो उस समय बैक्टीरिया को फटने से या फिर कुछ भी मतलब इसके लिए कोशिका भित्ति को हम बोल सकते हैं कि बाह्य चोट से बचाता है। इसलिए निपातित का ये मतलब। जीव द्रव झिल्ली प्रकृति में अर्धपारगम्य होती है। ये जीव द्रव झिल्ली जो है सेमी परमेबल है, मतलब कि इसमें से सभी चीज पार नहीं हो सकता है। कुछ ही चीज जिस चीज का जरूरत है वो पार होगा और जिस चीज का नहीं होगा नहीं होगा। कोशिका झिल्ली भी जंतु कोशिका में पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली का कैसे संरचना होता है नहीं होता है। इसके द्वारा कोशिका बाह्य आवरण से संपर्क बनाने रखने में सक्षम होती है। इसके द्वारा कोशिका झिल्ली के द्वारा ही ये बैक्टीरिया सेल बाह्य आवरण से संपर्क बनाती है, क्योंकि ये सेमी परमेबल है। तो बाह्य आवरण में बहुत भी चीज़ है, तो कुछ चीज़ जो उनके लिए आवश्यक नहीं है तो उसको नहीं लेती है, बाकी चीज़ वापस ले लेती है। सेमी परमेबल का ये मतलब है कि जो चीज़ अपना ज़रूरत है उसको लेंगे, जिसका ज़रूरत नहीं है उसको नहीं लेंगे। और एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव झिल्ली की कोशिका में फैलाव से बनती है को मीसोसोम कहते हैं। अब मीसोसोम कब आता है, तो मीसोसोम के लिए इसको भी पहले मिटाते हैं। ये मीसोसोम है। अब मीसोसोम के बारे में बैक्टीरिया में इसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, इसका फैलाव बहुत तरह से हो सकता है। ये पुटिका के रूप में हो सकती है। पुटिका मतलब कि ये पुटिका होती है, तो ये इस तरह से भी बन सकती है घूम घाम के, मतलब घूमते घूमते ये ऐसा बन जाए या ऐसा बन जाए। और ये नलिका के रूप में भी हो सकती है मीसोसोम, या इस प्रकार से नलिका के रूप में बन जाए। और ये पटलिका, पटलिका मतलब होता है कि ये इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे पटल के रूप में भी बन सकती है। तो मीसोसोम
ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि उसको श्वसन के लिए जैसा अनुकूलन मिलेगा वो वैसा ही करेगा, या डीएनए प्रतिकृति के लिए या कोशिका विभाजन के लिए वो इसलिए मेसोसोम ऐसा करता है। अब आगे देखिए, ये कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए प्रतिकृति और इसके संतति कोशिका में वितरण में सहायता देता है। कोशिका के भित्ति का ये निर्माण भी करता है। ये कोशिका झिल्ली से कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित होते हैं। कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, इसलिए इस कोशिका झिल्ली से पेप्टिडोग्लाइकन निर्मित होता है इसके कारण। और ये कोशिका झिल्ली कहाँ से बनाएगी? ये कोशिका द्रव्य से बनाएगी। कोशिका द्रव्य में कौन है? राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन राइबोसोम से प्रोटीन को संश्लेषित करके कोशिका झिल्ली से कोशिका भित्ति में भेजता है, और यही कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। तो मेसोसोम का कार्य क्या हो गया? पहला कार्य हो गया ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और इसका आकार ये पुटिका नलिका पटले का, मतलब ये जो घुमा घुमा है यही मेसोसोम है, बाकी ये तो कोशिका झिल्ली है। और इसके आगे यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीव द्रव झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को भी बढ़ाने में कार्य करता है। और ये श्वसन के लिए श्वसन ये नहीं होता है कि बाहर से ऑक्सीजन ले लिए और फिर बाहर दे दिए, ये श्वसन नहीं है। इसको तो श्वास प्रक्रिया बोलते हैं। श्वसन मतलब होता है कि बाहरी O2 से एनर्जी निकालना। तो वो बाहरी O2 से ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रोसेस है यहाँ पर होता है। ये प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, पौधों में श्वसन जब पढ़ेंगे तब। तो बाहरी O2 से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य मतलब ये कि दूसरा कार्य जिसका हो गया श्वसन में मदद करता है। अब तीसरा है स्रावी प्रक्रिया। स्रावी मतलब, अब स्रावी का मतलब क्या हुआ कि ये जो है एंजाइम जितना भी इसके शरीर बैक्टीरिया को चाहिए वो सारा एंजाइम का स्रावन यही करता है। तो एंजाइम के स्रावन के लिए अब इसके पास कहाँ से अनुकूलन आता है? तो यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स को स्रावित करने वाले छोटे निकले हुए रहते हैं, जिसके कारण ये एंजाइम बनाते हैं। ऐसा कोई संरचना इसमें नहीं होता है कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स में। तो इसका जो बैक्टीरिया का जो सारा कार्य है ना, ये मेसोसोम ही संभालता है। तो यहाँ पर स्रावी प्रक्रिया मतलब कोई भी चीज स्रावित करना है, हार्मोन हो गया, हार्मोन तो इसमें रहता ही नहीं है, एंजाइम, हार्मोन तो हमारे शरीर के लिए। एंजाइम का जितना भी कार्य है वो ये मेसोसोम करेगा। और चौथा कार्य हो जाएगा इसका कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे साइनोबैक्टीरिया, नीलरहित जीवाणु जिसके कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है, वर्णिके लेवक कहते हैं, इसमें वर्णक पाए जाते हैं। अब कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि कुछ बैक्टीरिया परपोषी होते हैं, तो वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे के शरीर में है। तो इसके लिए उसके शरीर पास कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसके कारण वो उससे उसका अपना भोजन ले सके। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद स्वयं बना लेते हैं। तो उसके अगर वो भोजन स्वयं बना रहे हैं तो उसके अंदर तो कुछ होना चाहिए जिससे कि वो भोजन बनाए। तो इसके लिए कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया है, तो इसके लिए यहाँ पर वर्णकी लवक होते हैं। ये वर्णकी लवक पौधों के समान नहीं होते, ये थोड़ा कम विकसित होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया है, इसको उतना ज्यादा एनर्जी तो चाहिए नहीं, जो थोड़ा समय भी काम चला लेता है। तो ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं, हरा हो सकता है, पीला हो सकता है, अपना जैसा बैक्टीरिया है वैसा अपना वर्णकी लवक होता है। जीवाणु कोशिका चलायमान या अचलायमान होती है। अब जीवाणु कोशिका में अगर कसाविका है, ये कसाविका है और ये कसाविका चलने में ही मदद करती है। तो कसाविका का एक और देख लेते हैं, कसाविका का कार्य क्या होगा। और ये देखिए जो यहाँ पर जो ये पुटिका वर्णकी लवक है, इसको प्रकाश अगर मिल रहा है तो प्रकाश को लेने में ये मदद करेगा मेसोसोम। तो मेसोसोम का कार्य क्या हो गया
ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अब कशाविका के बारे में देख लेते हैं। कशाविका का जो शरीर है ये 3 भाग में बटा हुआ है। तंतु, अंकुश और आधार, ये शरीर। तंतु हो गया फिलामेंट, अंकुश हुक, आधार शरीर बेसल बॉडी। इसका जो सबसे पहले तो जानिए कशाविका होता कहाँ है। तो कशाविका कोशिका भित्ति से लगी हुई रहती है, कोशिका झिल्ली से नहीं। ये बात याद रखिए, एग्जाम में आता भी कि कशाविका है कहाँ पर। तो कशाविका कोशिका भित्ति से स्टार्ट होती है और इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। और दूसरा यहाँ पर अंकुश यानी हुक। तो ये जो बेसल बॉडी है ये कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकेलिक के बीच में है, और फिर उसके बाहर अंकुश और उसके बाद फिलामेंट यानी तंतु। तो मेन कार्य ये तंतु ही करता है, ये दोनों बाकी तो हिलते ही नहीं है। ये फिलामेंट जो है आगे आगे ऐसे ऐसे करते रहेगा और बैक्टीरिया चलता रहेगा। और जीवाणु में जो फ्लैजिला है इसका भी संख्या बहुत सारे होते हैं। इसमें हमने तो एक बनाया है, इसमें बहुत सारे फ्लैजिला हो सकते हैं। तो इस आधार पर भी बैक्टीरिया को बांटते हैं कि वन फ्लैजिलेटेड या बायफ्लैजिलेटेड, यानी एक कशाविक, द्वि कशाविक। हिंदी में लिखते हैं एक कशाविक, द्वि कशाविक। इसके इस तरह से बैक्टीरिया को बांटते भी हैं। जैसे कि कोलरा बैक्टीरिया जो ब्रेविया कोलरा फैलाते हैं उसमें बहुत सारे कशाविका होते हैं, और ये जो साइना बैक्टीरिया है उसमें एक ही कशाविका होती है। तो ये सब अलग अलग जैसे जैसे बैक्टीरिया है वैसा। अब ये बहु कशाविक, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग कशाविका पाई जाती है। कशाविका का मेन कार्य है कोशिका को चलने में मदद करना। ये जो फ्लैजिला और ये जो है प्रक्षेप जैसा बना हुआ होता है, ये गति में भूमिका नहीं निभाते हैं, इसका अलग कार्य होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि कोशिका की गति में, बैक्टीरिया की गति में कौन सा कार्य करता है। तो फ्लैजिला काम करता है, ये रोम जो निकला हुआ है वो नहीं। जीवाणु कशाविका का शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। लेकिन ये तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। ये कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम या झालड़ कहलाती है। अब ये जो संरचना बाहर से बना हुई है छोटी छोटी, इसको रोम या झालड़ कहते हैं। गति में इसकी कोई भूमिका नहीं है। ये एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गति में इसकी कोई भूमिका नहीं है। और रोम एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है। इस फ्लैजिला और रोम की संरचना बहुत अंतर है। फ्लैजिला का संरचना तो आगे चल के देखेंगे कोशिका में इसी चैप्टर में, लेकिन रोम का संरचना थोड़ा अलग होता है। तो रोम में मतलब एक नलिकाकार संरचना जैसे रोम है, रोम ये नलिका संरचना जैसे बनी हुई रहती है। लेकिन फ्लैजिला का कार्य ऐसा नहीं होता। फ्लैजिला के अंदर ऐसे एकदम घूम के ऐसे 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 बना हुआ रहता है। तो ये हम इस फ्लैजिला का आकार बाद में देखेंगे। अभी रोम के बारे में। रोम सिर्फ एक नलिकाकार संरचना है, इसका देख लेते हैं। नलिकाकार संरचना। अब इसका कार्य क्या है? तो अगर ये चलने में मदद नहीं कर रहा है तो ये करता क्या है? ये बैक्टीरिया को चिपकने में मदद करता है। अगर कहीं पर भी चला जाए, जैसे पत्थर पे है तो पत्थर पे चिपकनेगा, या झरना में है या फिर किसी मानव के शरीर में है तो वहां पर उस चिपकने में काम करता है, ताकि उसको कोई भी या रक्त का प्रवाह हो या पानी का प्रवाह हो तो उसको हटा ना सके। तो ये दूसरा कार्य है
इसका कार्य हो गया कि चिपकने में मदद करता है, तो कार्य बाद में लिखेंगे। और हाँ, इसमें एक प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन की बनी होती है, जिसका नाम है पीलिन प्रोटीन। पीलिन प्रोटीन इसमें इसलिए होता है क्योंकि अगर प्रोटीन के बिना तो कोई चीज रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी देने का कार्य करता है। एनर्जी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन ही एनर्जी देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का उपयोग, कार्बोहाइड्रेट का यूज तो हो जाता है यहाँ पर, ये क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बनाने में। तो कोशिका भित्ति से बाहरी संरचना है, छोटा संरचना है, इसलिए इसमें प्रोटीन ही पाया जाता है। कुछ जीवाणुओं में, जैसे उसमें उनको पानी में, धार में पाए जाने वाले चट्टानों और पोषक तत्वों में, पोषक ऊतकों में सहायता प्रदान करता है। बस यही इसका कार्य यही है कि चट्टान तथा ऊतकों में चिपकने में सहायता प्रदान करता है। अब बैक्टीरिया में दो स्ट्रक्चर और है, एक राइबोसोम और एक अंतर्विष्ट पिंड है, जिसमें इस दोनों स्ट्रक्चर का पढ़ लेंगे, फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। अब बैक्टीरिया की ये जो संरचना है, इसको राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम दो उप इकाई का बना होता है, जिसमें एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो प्रोकैरियोट्स राइबोसोम जो है ना, वो 60S का ही होता है। प्रोकैरियोट राइबोसोम इससे पहले इसका आकार देखते हैं। इसका आकार 15 से 20 नैनोमीटर, जबकि ये यूकेरियोट राइबोसोम होते हैं वो इससे बड़े होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना पड़ता है, इसीलिए इसका आकार 15 से 20 नैनोमीटर। और इसके जो राइबोसोम बोले थे, दो भाग में बटा हुआ है। तो पहला एक बड़ा सा होता है और ये छोटा सा। राइबोसोम का आकार ऐसा ही होता है, ये 50S का और ये 30S का। तो ये दोनों 50S 30S मिलके एक राइबोसोम, पूर्ण राइबोसोम बनाते हैं। जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो इसके ऊपर ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वो कैसे होता है वो 12 में पढ़ना है। 50 और 30S मिलके 70S प्रोकैरियोट्स राइबोसोम बनाते हैं। 80 नहीं, हाँ, ये एक कंफ्यूजन है कि 50S 30 है, दोनों मिलकर 80 हो जाएगा, लेकिन 80 नहीं होता है। ये 50S 30 मिलकर 70 होता है। ये मतलब जिस जो वैज्ञानिक थे श्वेर्ट्ज़बर्ग, उन्होंने ये ऐसा एक मापने का तरीका बताया है कि इसको 70 ही मानना है। और जब ये हम उसका पढ़ेंगे यूकेरियोट्स का, तो उसमें 40 और 60 होता है, लेकिन 40 और 60 मिलकर 100 नहीं हो जाएगा, 40 और 60 मिलकर 80 ही होगा। इसको 70S प्रोकैरियोट्स राइबोसोम बोलते हैं। अब यहाँ S क्या है, तो ये S इस राइबोसोम का घनत्व और द्रव्यमान को निर्धारित करता है, और इसको श्वेर्ट्ज़बर्ग गुणांक बोलते हैं। प्रोराइबोसोम हो गया। इसके बाद है, अगर राइबोसोम एक है तो यूनिराइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम एक नहीं होते, राइबोसोम इस प्रकार से बहुत सारे लगे हुए रहते हैं। इसके छोटे 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 छोटे। और ये राइबोसोम
यहाँ पर नहीं होते। अगर इसके अंदर तो राइबोसोम इसी प्रकार बिखरे हुए रहते हैं, लेकिन अगर यूकेरियोट सेल को देखेंगे तो उसमें अंतःप्रदेश जालिका के ऊपर ये राइबोसोम्स रहते हैं। और राइबोसोम्स की इस पूरी श्रृंखला को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि ये राइबोसोम के समूह को क्या बोलते हैं, तो सभी लोग पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम दोनों हो सकता है। और इसका प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है कि ये जो है ये जेनेटिक आरएनए है या जेनेटिक मटेरियल है, ये घिरा नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल से एक एमआरएनए आता है। समझे, यहाँ से मान लीजिए हमको डीएनए से कुछ प्रोटीन का संश्लेषण करना है, तो कैसे करेंगे? ये जो डीएनए है ये अपना कुछ एमआरएनए बनाता है। तो एमआरएनए कैसे बनाता है वो आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए बनाता कैसे कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये अपना डीएनए कुछ हिस्सा को तोड़ देता है जिससे एमआरएनए बनता है। अब ये एमआरएनए क्या करेगा, इस पर जाके जुट जाएगा। यहाँ एमआरएनए जुट गया। एमआरएनए और राइबोसोम ये दोनों मिलके प्रोटीन का निर्माण करेगा। और ये इसका मदद करता है टीआरएनए। टीआरएनए कोशिका द्रव्य में ही रहता है। टीआरएनए इधर से आएगा, वो प्रोटीन के श्रृंखला को लेकर। प्रोटीन 21 अमीनो अम्ल का बना होता है, तो वो 21 अमीनो अम्ल किस प्रकार अरेंज हो उस पर प्रोटीन का संरचना निर्भर करता है। तो प्रोटीन जैसे टीआरएनए है, तो टीआरएनए 1 हुआ, तो किसी भी प्रोटीन का जो संश्लेषण निर्धारण होता है सबसे पहले मिथ्योनिन का होता है। तो हम सबसे पहले मिथ्योनिन को ही इस पर लाएंगे, और मिथ्योनिन का कोड होता है AUG। इस कोडोन से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके बारे में भी आगे पूरा पढ़ेंगे। तो टीआरएनए और ये कोडोन मिलके यहाँ पर प्रोटीन का ऐसे निर्माण करेगा। फिर दूसरा टीआरएनए आएगा, फिर दूसरा टीआरएनए ऐसे आएगा, फिर तीसरा टीआरएनए आएगा, और एमआरएनए का कोडोन मिलेगा। मतलब दोनों विपरीत कोडोन होते हैं। अगर दोनों कोड मिलेगा तो उसी प्रकार का टीआरएनए आता है जो कि कोडोन मिल जाए, और इस तरह से यहाँ प्रोटीन का श्रृंखला बन जाता है। और जब एक रिकॉग्निशन साइट, ऐसा साइट आता है जिसमें कि लिखा हुआ रहेगा कि जैसे जब स्टॉप कोडन आता है, मतलब कि अब प्रोटीन नहीं बनना है, तो उसका होता है UAG कोडन। UAG और UGA और UUA, ये 3 कोडन ये स्टॉप कोडन है। तो इन तीनों के अगर आ जाएगा तो फिर ये इसको रुकना पड़ेगा। तो इन तीनों के रुकने से फिर यहाँ से प्रोटीन श्रृंखला खत्म हो जाएगी और प्रोटीन का निर्माण हो गया। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का है, ये शॉर्टकट में बता दिए, विस्तार से पढ़ना है आगे सब। प्रोटीन का निर्माण हो गया। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर है अंतर्विष्ट पिंड, इसको भी देख लेते हैं। अंतर्विष्ट पिंड बैक्टीरिया में कोशिका द्रव्य में ही इधर उधर यहाँ इस प्रकार से फैले हुए रहते हैं। अब इसका कार्य क्या है कि कोशिका में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो उसमें ही चला जाएगा विपरीत सक्रिय परिवहन से। मतलब उसमें ऊर्जा लग रही है, फिर भी उसको उसी में भेजेगा, क्योंकि ऐसा अगर वो हमारे कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है तो उसको अंतर्विष्ट पिंड के रूप में यहाँ पर रख लिया जाता है। और फिर बैक्टीरिया अपना जब उसको उपयुक्त समय मिलता है तो उसको बाहर कर देता है। तो अंतर्विष्ट पिंड का कार्य यही है कि बहुत सारे अनुपयोगी पदार्थ को संचित करना। क्या बोलती है? प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पदार्थ के रूप में संचित होते हैं। और हाँ, अगर कोई भी पदार्थ उपयोग करते करते बच गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरिया को चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको मिल रहा है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट को वो बचा के रख लेगा और ये अंतर्विष्ट पिंड के रूप में रखा जाएगा। कुछ और अगर सेलुलोज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो वो भी अगर बचा हुआ है तो उसको अंतर्विष्ट पिंड के रूप में हम इसको रख देंगे। इसका एग्जांपल है फॉस्फेट कनिकाएं, साइनोफाइसिन कनिकाएं। इसका एग्जांपल यही है कि इसमें रखता है वो फॉस्फेट
कनिकाएं, कनिकाएं ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। फिर साइनोफाइसिन, ये सब वर्णक भी है। साइनोफाइसिन इससे वर्णक है। ये प्रोटीन्स क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और गैस रसधानी, एक होता है वैक्यूल्स, एयर वैक्यूल्स। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एयर वैक्यूल्स किसमें पाया जाता है। तो एयर वैक्यूल्स याद रखना है कि बीजीए में पाया जाता है। अब बीजीए में इसका कार्य क्या है? अगर बीजीए में ये रह रहा है मतलब कि साइनोबैक्टीरिया में नीलहरित शैवाल, इसमें इसको करना क्या है? क्योंकि देखिए साइनोबैक्टीरिया वो प्रकाश संश्लेषण खुद करता है, तो अगर वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो उसके लिए वर्णक चाहिए। और वर्णक के लिए अगर वहाँ पर O2 उत्पन्न हुआ या कुछ भी गैस उत्पन्न हुआ तो एयर वैक्यूल में मतलब उसके लिए ज़्यादा स्पेस रहना चाहिए ताकि वो आराम से कर सके। इसलिए इसमें बीजीए में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। बस अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। अब प्रोकैरियोट्स सेल इस तरह हम खत्म किए हैं। अब यूकैरियोट सेल के बारे में पढ़ेंगे।